अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर आपने ये 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि फलाँ पार्टी वाला लेफ्ट विंग है और फलाँ पार्टी वाला राइट विंग, या फलाँ पार्टी वाला लेफ्टिस्ट है और फलाँ पार्टी वाला राइटिस्ट। और क्या एक पार्टी को सिर्फ लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट के लेबल से पहचानना एक राइट डिसीजन है या नहीं? इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट लूँ तो थोड़ा हिस्टोरिकली आपको बताता हूँ कि 1789 के अंदर हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान नेशनल असेंबली की बहुत सारी मीटिंग बुलाई जाती थी। तो इन मीटिंग्स के अंदर जो किंग होता या जो चेयरपर्सन और हेड होता उस मीटिंग का, तो वो बैठ जाता सेंटर में, और कुछ लोग इस किंग के लेफ्ट साइड पर बैठ जाते और कुछ लोग इस किंग के राइट साइड पर बैठ जाते। आमतौर पर आप देखते हो कि सेम ग्रुप वाले लोग वो एक साथ बैठना पसंद करते हैं और एक साथ इकट्ठे रहते हैं। तो यही यहाँ पे भी हुआ कि कुछ लोग किंग के लेफ्ट पर बैठे और कुछ लोग किंग के राइट पर बैठे। अभी किंग के लेफ्ट और राइट में बैठने वाले लोग कौन थे? तो किंग के लेफ्ट के अंदर ज्यादातर वो लोग थे जो कि इस किंग के खिलाफ थे, और किंग के राइट में वो लोग थे जो कि इस किंग के सपोर्टर थे। नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट के अंदर वो लोग थे जो कि रिपब्लिक सिस्टम को चाह रहे थे, और राइट के अंदर वो वाले लोग थे जो कि मोनार्की को फेवर कर रहे थे। मोनार्की का मतलब जिसमें बादशाहत हो, और रिपब्लिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो स्टेट का हेड होता है वो भी इलेक्ट किया जाता है। तो ये वाले लोग रिपब्लिक सिस्टम चाहते थे, जबकि ये वाले लोग मोनार्की के फेवर में थे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो लेफ्ट वाले लोग थे ये पुअर थे, और ये जो राइट वाले थे ये रिच लोग थे। आमतौर पर यही होता है कि एक सोसाइटी के अंदर जो लोग पुअर होते हैं तो उनको दबाया जाता है और सप्रेस्ड किया जाता है, और यही लोग होते हैं कि जो फिर सिस्टम के खिलाफ, अपने किंग के खिलाफ उठते हैं। तो ये लेफ्ट के अंदर वो लोग थे जो कि पुअर थे, और राइट के अंदर रिच लोग थे। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये लेफ्ट वाले वो लोग थे जो कि चर्च के सपोर्टर नहीं थे, और राइट के अंदर वो लोग थे जो कि रिलीजियस थे, या उस टाइम का जो चर्च था उस चर्च के सपोर्टर में थे। क्योंकि उस टाइम चर्च और यहाँ जो किंग था, जो मोनार्की थी, उन दोनों के आपस में अच्छी सी बनी थी। तो राइट के अंदर ज्यादातर वो लोग थे जो कि क्लर्जी के लोग थे, चर्च के लोग थे, और इस किंग के फेवर वाले थे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस लेफ्ट के अंदर वो वाले लोग थे जो कि प्रो चेंज थे, जो कि तब्दीली चाह रहे थे, और जो चाह रहे थे कि ये जो सिस्टम है मोनार्की वाला, किंग वाला, ये खत्म हो जाए और हमारा ये रिपब्लिक सिस्टम आ जाए। जबकि इस राइट के अंदर वो वाले लोग थे जो कि स्टेटस क्वेस्ट थे। स्टेटस क्वेस्ट का मतलब ऐसे लोग के जो पहले से बने उसूलों को उनको चेंज नहीं करना चाहते, बल्कि कहते हैं कि जो उसूल पहले से ही बने हैं वही उसूल बरकरार रखे जाए, उसमें तब्दीली की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के लोग स्टेटस क्विस्ट कहलाते हैं, और ये कंसेप्ट स्टेटस क्विज्म कहलाता है। तो राइट के अंदर ये वाले लोग थे। अब जब इन लोगों के बीच में कोई भी बातें होती तो आम जो फ्रेंच लोग थे उनके अंदर ये बातें इस तरह मशहूर होती कि राइट वालों ने आज ये कहा, लेफ्ट वालों ने आज ये कहा, और इसी तरह आम फ्रांस के लोगों के अंदर ये दो ग्रुप लेफ्ट और राइट के नाम से पहचाने लगे। और फिर जब ये दो टर्म्स लेफ्ट और राइट बाकी दुनिया की तरफ फैले, तो बाकी दुनिया के लोगों ने अपने कंट्री और अपने रीजन के हिसाब से इसके अंदर चेंजेस और मॉडिफिकेशन की। जैसे इसका डिफिजन अगर मैं आपको यूएस और इंडिया के अंदर बताऊं, तो यूएस के अंदर उस टाइम दो बड़े मसले थे। एक था एपार्थीड सिस्टम और एक था स्लेवरी वाला। एपार्थीड सिस्टम का मतलब रंग रूप वाले निजाम, जिसमें चंद थोड़े से लोग सिर्फ कलर के बेसिस पर दूसरे मेजॉरिटी लोगों को निग्लेक्ट कर रहे हो और उनको डोमिनेट कर रहे हो। तो इस तरह का सिस्टम एपार्थीड सिस्टम कहलाता है। अमेरिका के अंदर जो ये एपार्थीड लोग थे तो वो वाइट थे, और इन्होंने डोमिनेट किया था ब्लैक लोगों को। तो इन लेफ्ट और राइट की टर्मिनोलॉजीज को यहाँ के लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया? जो लोग चाह रहे थे कि ये एपार्थीड सिस्टम हो, और जो चाह रहे थे कि हाँ व्हाइट लोग डोमिनेटेड रहे, तो उनको राइटिस्ट कहा। और जो लोग इसके खिलाफ थे, यानी जो ब्लैक लोग थे, जो ये सिस्टम चेंज करना चाह रहे थे, तो उनको लेफ्टिस्ट कहा। इसी तरह स्लेवरी का एक सिस्टम था वहां पे। तो जो लोग इस स्लेवरी के सिस्टम के सपोर्टर थे कि हाँ ये स्लेवरी का सिस्टम होना चाहिए, तो वो लोग राइटिस्ट कहलाए। और जो चाह रहे थे कि नहीं ये तब्दील होना चाहिए, हर एक बंदे को इंडिपेंडेंट आजाद होना चाहिए, तो वो लोग लेफ्टिस्ट कहलाए। इसी तरह इंडिया की अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ के लोगों ने इसको कैसे यूज किया? जो लोग या जो जो पार्टी जो जो बड़े लोग थे, जो चाह रहे थे कि हाँ ये कास्ट सिस्टम खत्म हो, लोगों के बीच ये कास्ट के बेस पर जो हमने क्लासेस बनाए हैं ये न हो, तो वो लोग लेफ्टिस्ट कहलाए। और जो कह रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो लोग राइटिस्ट कहलाए।
मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दो टर्म्स लेफ्ट और राइट फिर जहां जहां आगे गए तो हर एक जगह के लोगों ने अपने मसाइल्स के मुताबिक इन दो टर्म्स को यूज किया। आप सिंपली ये याद रखें कि जो लोग चाह रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो वैसा ही रहे तो वो राइटेस्ट कहलाए, और जो इसके खिलाफ उठे कि नहीं इसमें चेंज आना चाहिए तो वो लोग लेफ्टिस्ट कहलाए। जैसे जनरली अगर मैं बात करूँ फेमिनिज्म के ऊपर, तो फेमिनिज्म के अभी तो डिफरेंट वेव है, लेकिन मैं अगर स्टार्ट जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है उसकी बात कर लूँ तो इस फर्स्ट वेव के अंदर यूरोप और अमेरिका के अंदर वुमेन ने सिर्फ इस बात पर एहतजाज किया था कि वुमेन को वोट का राइट दिया जाए। तो जो लोग इस आइडिया के सपोर्टर थे उस टाइम वो लेफ्टिस्ट कहलाए, और जो कह रहे थे कि नहीं जो पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है वुमेन को वोट का राइट नहीं देना चाहिए तो वो राइटिस्ट कहलाए। लेकिन क्या जरूरी है कि जो लेफ्टिस्ट है वो लेफ्टिस्ट ही रहे और जो राइटिस्ट है वो राइटिस्ट ही रहे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसी फेमिनिज्म वाले एग्जांपल से अगर आपको बताऊं तो हमारे पास तो एक थर्ड जेंडर भी होता है, और जनरली सोसाइटी के अंदर उस थर्ड जेंडर वाले की कंडीशन इस वुमेन से ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर जो लोग इस थर्ड जेंडर वाले के राइट्स को ज्यादा सपोर्ट करता है तो वो ज्यादा लेफ्टिस्ट कहलाएगा वुमेन राइट के मुकाबले वाला। यहाँ तक की बात को अगर मैं सम अप कर दूं और आज के हवाले से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट डिफाइन कर दूं तो आप यूं याद रखें कि वो वाले लोग जो बहुत ज्यादा नेशनलिज्म की बात करें, जो बहुत ज्यादा रिलीजन की बात करें, इसी तरह अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अपनी ही लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारी जुबान है ये ही सबसे बेस्ट जुबान है और बाकी सब लोगों को हमारी जुबान ही सीखनी चाहिए, और इसी तरह हर एक जगह के ऊपर अपनी ही बात के ऊपर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना और अपने साइड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, चाहे वो लैंग्वेज के हो, इसी तरह चाहे वो कास्ट या रेस के बेस पर हो, तो ये वाले लोग राइटिस्ट कहलाएंगे। जबकि इसके बरक्स वो वाले लोग जो कि पुअर्स की बात कर रहे हों, चाइल्ड्स राइट्स की बात कर रहे हों, इसी तरह माइनॉरिटीज की बात कर रहे हों, चाहे माइनॉरिटी के लैंग्वेज हो या माइनॉरिटी का कास्ट हो, इसकी बहुत ज्यादा बात कर रहे हों, या जेंडर के लिहाज से थर्ड जेंडर हो या वुमेन हो इसके राइट्स की बहुत ज्यादा बात कर रहे हों, तो वो वाले लोग लेफ्टिस्ट कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ पार्टियों के नाम आपको बताऊं तो जैसे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी या जेयूआई या जो दूसरी रिलीजियस पार्टियां हैं तो ये पार्टियां राइटिस्ट पार्टियां कहलाती हैं। जबकि इसके बरक जो दूसरी साइड की पार्टी है जिस तरह के पीटीआई और एएनपी जैसी पार्टियां तो वो लेफ्टिस्ट कहलाती हैं। भारत के अंदर बीजेपी ये एक राइटिस्ट पार्टी है, इसी तरह लेफ्टिस्ट में वहां की कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो है वो लेफ्टिस्ट की पार्टियां हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या एक ही पार्टी के लोग जरूरी है कि वो सारे के सारे लेफ्टिस्ट हों या सारे के सारे राइटिस्ट हों, या क्या तमाम पार्टी या लेफ्टिस्ट ही हो सकती है या राइटिस्ट ही हो सकती है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने कुछ टर्म्स आपके लिए लिखे हैं। एक है डाइकाटमी और दूसरा है कंटेनम। डाइकाटमी का मतलब कि जो चीजों को सिर्फ दो ही ग्रुप्स के अंदर बांटे, जिस तरह के लेफ्ट और राइट। कोई और एग्जांपल आपको दूं जिस तरह के कलर के बेस पर या ब्लैक और व्हाइट। लेकिन आम लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता और ये डाइकाटमी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। जैसे कि सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं होते, ब्लैक तो थोड़े से मकदार में होते हैं और इसी तरह बिल्कुल व्हाइट वो भी थोड़े मकदार में होते हैं। इस ब्लैक और व्हाइट से इसके दरमियान एक कंप्लीट रेंज होती है जो कि आहिस्ता से ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाता है या व्हाइट से ब्लैक की तरफ जाता है। ऐसी प्रिंसिपल को कंटेनम कहा जाता है, यानी कि हमारे पास एक स्केल है और इस स्केल का एक एक्सट्रीम है और दूसरा एक्सट्रीम, और इस एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक बहुत सारी पॉसिबिलिटी मौजूद है। जिस तरह के यहाँ अगर मैं लिखूं व्हाइट और यहाँ अगर मैं लिखूं ब्लैक तो इस व्हाइट से लेकर इस ब्लैक तक जाने में बहुत सारे कलर हमारे पास और भी आ जाते हैं। जैसे यहाँ से स्लोली हमारे पास कलर ब्लैक होता जाएगा, ब्लैक होता जाएगा और यहाँ एंड पर पहुंचकर कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो इसी तरह पार्टियों के बीच में भी है कि सिर्फ लेफ्ट या राइट होना जरूरी नहीं। हो सकता है कि एक पार्टी बिल्कुल लेफ्टिस्ट हो सकता है कि वो पार्टी थोड़ा सेंटर की तरफ करीब हो, और हो सकता है कि वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की तरफ हो, या एक्सट्रीम राइट भी ना हो बल्कि राइट सेंटर की तरफ हो। ये बात भी पॉसिबल है कि एक ही पार्टी के लोग कुछ बहुत ही ज्यादा राइट की तरफ हो और उसी पार्टी के कुछ लोग वो राइट सेंटर की तरफ हो या इस लेफ्ट सेंटर की तरफ हो। तो कंटिन्यूम प्रिंसिपल के अंदर ये तमाम बातें पॉसिबल हैं और यही रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल होता है। स्केल के ऊपर अगर हम बात करें कि कौन सा पोजीशन बेस्ट है तो सोसाइटी न इस वाले एक्सट्रीम से चल सकती है और न ही इस एक्सट्रीम से चल सकती है, क्योंकि जब बात एक्सट्रीम्स के ऊपर चली जाती है तो वहां पे किलिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है और लोगों के जो हुकूक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पामाल होते हैं। जैसे कि अगर राइट की अगर मैं आपको बात करूं तो हिस्ट्री से मैं एक एग्जांपल उठाता हूं हिटलर की। आपने सुना होगा क्या हिटलर लोगों के राइट्स के फेवर में था?
क्या वो उनके उनके हुकूक दे रहा था? तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है। और आपने सुना होगा कि तकरीबन हिटलर ने 60 लाख लोगों को कत्ल किया था, जिसको नासिज्म या फासिज्म का नाम दिया जाता है। तो हिटलर की पोजीशन अगर आप इस कंटिनेंट के ऊपर रखना चाहोगे तो यूँ ये बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन आएगी। इसी तरह अगर आप अर्ली चाइना और अर्ली यूएसएसआर जो रशिया थी उसकी बात कर लो, तो उसकी पोजीशन यहाँ बिल्कुल इस एक्सट्रीम के ऊपर आएगी। आपने सुना होगा कि रशिया का एक बंदा स्टालिन था, ये लेनिन के बाद आया है रशिया के ऊपर, और कहा जाता है कि तकरीबन 40 लाख लोगों को इसने मारा था। इसी तरह ये मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन जब कंबोडिया के अंदर आ रहा था, तो वहां पे एक पाल पुट नामी एक बंदे की बात की जाती है कि तकरीबन 20 लाख लोगों को उसने मारा था। तो उसकी पोजीशन भी इस कंटिनेंट पर यहाँ बिल्कुल इस लेफ्ट की तरफ आएगी, क्योंकि ये लोग चेंज तो चाह रहे थे, लेकिन उनके चेंज का ये तरीका इतना स्ट्रिक्ट था कि हजारों लोगों की इसमें जाने गई। तो जो स्टेबल पोजीशन है वो इसके अंदर सेंटर है, या ये राइट सेंटर या ये लेफ्ट सेंटर। और आजकल तमाम पार्टियां यही कोशिश कर रही हैं कि वो इस सेंटर की तरफ आ जाए, क्योंकि ये सेंटर ही वो पोजीशन है जहां से सोसाइटी के उन लोगों को भी कंट्रोल किया जा सकता है जो कि राइट आइडियोलॉजीज के सपोर्टर हैं, और उन लोगों को भी कंट्रोल किया जा सकता है जो कि लेफ्ट आइडियोलॉजीज के सपोर्टर हैं। यहाँ पेवर सेंटर की अगर बात करूँ तो पेवर सेंटर पे तकरीबन कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हाँ, इस राइट सेंटर और लेफ्ट सेंटर यानी सेंटर के करीब पार्टियां जरूर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंटेन भी आज के जो पार्टियां है उनकी आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो क्या सजेस्ट करते हैं? वो सजेस्ट करते हैं हमारे पास ग्राफ को, और ये दो तरह के ग्राफ को सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि लेफ्ट या राइट के सपोर्टर होने के साथ साथ कुछ और भी ऐसी आइडियोलॉजीज है कि उन पर उनका ओपिनियन देखना चाहिए। जिस तरह के ये पहले ग्राफ के अंदर वो कहते हैं कि एक पार्टी लेफ्ट या राइट के साथ ये भी देखना चाहिए कि वो कितना लिबरल है या वो कितना ऑटोक्रेटिक है। लिबरल और ऑटोक्रेटिक ये दोनों पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, यानी कि गवर्नमेंट का आम लोगों की तरफ रवैया कैसा है। जैसे यहाँ इस ऑटोक्रेटिक की बात करूं तो ऑटोक्रेटिक वो लोग होते हैं, या ऑटोक्रेसी वो वाला सिस्टम होता है कि जिसके अंदर पावर हमारे पास सेंट्रलाइज हो, जिसमें एक चंद लोगों तक पावर महदूद हो, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो ये बिल्कुल न होने के बराबर हो। अगर आप इनके खिलाफ थोड़ा सा भी बोलोगे तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी यहाँ डिसेंट ये टॉलरेट ही नहीं किया जाता, और वो यही कहते हैं कि कोई फ्रीडम की बात और कोई राइट्स की बात आपने नहीं करनी। जबकि लिबरल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आम लोगों की खुशी और पीस की बात की जाती है, जिसमें पावर डिसेंट्रलाइज होता है, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज के पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, और यहाँ इंडिविजुअल राइट्स की फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल हमने पढ़ी उसको अगर यहाँ पुट करना चाहें तो देखिए, हिटलर की पोजीशन आपको पता है कि वो राइट में तो है ही, लेकिन राइट होने के साथ साथ क्या वो लोगों को उनके राइट्स देने पर आमादा था? क्या वो फ्रीडम दे रहा था? तो बिल्कुल ही नहीं। तो हिटलर की पोजीशन यहाँ बिल्कुल इस राइट के तरफ, और राइट में भी बिल्कुल यहाँ नीचे ऑटोक्रेटिक की तरफ आएगी। इसके बरक्स जो नॉर्थ कोरिया का किंग है किम जांग यू, अगर हम उसकी बात कर लें तो उसकी पोजीशन भी यहाँ लेफ्ट की तरफ तो आएगी, लेकिन लेफ्ट में तकरीबन यहाँ पर उसकी पोजीशन आएगी, क्योंकि वो भी फ्रीडम को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करता है और बहुत ही बाउंड करता है। जबकि ये जो यूरोपियन कंट्री है वो इस मामले में थोड़ा ज्यादा लिबरल है, तो उनकी पोजीशन अगर आप रखोगे तो वो यहाँ इस लिबरल की तरफ ज्यादा आएगी। इसी तरह ये लोग ये दूसरा ग्राफ भी सजेस्ट करते हैं कि लेफ्ट और राइट के होने के साथ साथ ये दो और पैरामीटर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। एक है सोशल ओपननेस और दूसरा है सोशल रिजिडिटी। इन दोनों पैरामीटर का ताल्लुक कल्चरल डायमेंशन से है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये सोशल ओपननेस का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर चेंज या न्यू आइडिया या डाइवर्सिटी वो एक्सेप्टेबल हो, वो टॉलरेटेबल हो। यहाँ आम आदमी को उनके इंडिविजुअल राइट की फ्रीडम होती है। वो चाहे तो अपने कल्चरल को चेंज कर सकता है, चाहे तो अपने रिलीजन को चेंज कर सकता है, या अगर वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। हुकूमत को या सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जबकि इसके बरक्स सोशल रिजिडिटी ये चेंजेस के साथ रेजिस्टेंस होती हैं, और ये कल्चरल रिफॉर्म्स को मेंटेन रखना चाहती हैं, और जो कहती है कि सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल ट्रेंड्स हैं उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते। तो इस तरह की सोसाइटी को सोशल रिजिड सोसाइटी माना जाता है। जैसे अगर कुछ कंट्रीज को हम यहाँ रखना चाहें, ईरान और अफगानिस्तान वगैरह की बात मैं करूँ, तो अफगानिस्तान की पोजीशन तकरीबन आपके पास यहाँ पे आएगा। इसी तरह अगर ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर फिर भी इंडिविजुअली थोड़ी सी आज़ादी दी जाती है, तो ईरान की पोजीशन इस अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आएगी।
इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा सा और भी ओपन है, तो पाकिस्तान की पोजीशन तकरीबन कुछ यहाँ पर आएगी। इसी तरह अगर मैं तुर्की की बात कर लूँ तो वो वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा ओपन है, उनकी पोजीशन तकरीबन यहाँ पर आएगी। इसके अलावा हमारे पास ये जो कनाडा और यूएसए वगैरह की कंट्रीज है, सोशल मामले में तो वो बिल्कुल ही ओपन है, इंडिविजुअल राइट्स के अंदर तो वो इंटरफेयर करते ही नहीं है, तो उनकी पोजीशन तकरीबन यहाँ बिल्कुल टॉप के ऊपर आएगी। अब इन तमाम डिस्कशन के बाद अगर मैं बात को कंक्लूड कर लूं कि एक पार्टी को किस नज़र से देखना चाहिए, तो हमें एक पार्टी के बारे में 3 ओपिनियन चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो ये लेफ्ट और राइट वाले ओपिनियन, कि वो पार्टी राइट के ओपिनियन को सपोर्ट करती है या लेफ्ट के ओपिनियन को। इसी के साथ ये ओपिनियन उनके चेक करने चाहिए कि वो पार्टी लिबरल है या ऑटोक्रेटिक, और तीसरा कि वो सोशल ओपननेस और सोशल रिजिडिटी की तरफ उनके ओपिनियन कैसे हैं। आई होप कि इन टर्म्स से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो आपको पता चल चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो आप कमेंट के अंदर बताएं, जितना जल्द हो सके मैं आपको रिस्पांस करूंगा। और अपने सजेशन भी हमारे साथ शेयर करें कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा टॉपिक हम आपके लिए डिस्कस कर दें।